हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा अकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो भाई आज के सेशन में उस क्वेश्चन की बात करेंगे जो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर भेजा हुआ था एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, छोटा सा सेशन होने वाला है, इसके अंदर जस्ट क्वेश्चन बनवाऊंगा मैं आपको, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन के पीछे होने वाले कंसेप्ट, सॉल्व करने के तरीके, कौन कौन से वेरियस मेथड्स से हम उस एक क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं बेस्ट वे में, और उससे बाकी क्वेश्चंस के लिए कैसे रास्ता बनेगा आपके लिए, समझेंगे इस सारी चीजों को। तो आई होप आप लोगों ने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में फटाफट से कनेक्ट हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसका लिंक जो है वो गिवन है। सवाल क्या था और कौन से एग्जाम का था वो लास्ट में आपको पहले बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं, उसके सोल्यूशन पर आते हैं। ठीक है, ट्रांजिएंट एनालिसिस का ये वाला सवाल मैंने आप लोगों को आज टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड किया हुआ था, है ना। आई होप ये सवाल जो है इसको आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन के बारे में समझते हैं जरा सा। सवाल ये बोलता है कि हियर ऑल द एलिमेंट्स आर आइडियल फॉर टाइम t लेस देन 0, S1 रिमेन्ड क्लोज एंड S2 ओपन। S1 क्लोज था, t लेस देन 0 यानी कि t 0 माइनस की बात कर रहा है ये, स्विचिंग इंस्टेंट से पहले। S1 क्लोज था, S2 ओपन था, t 0 पर S1 ओपन हो गया और S2 क्लोज हो गया। ठीक है, इफ द वोल्टेज VC2 अक्रॉस द कैपेसिटर 2 एट t इक्वल्स टू 0 इज 0, वोल्टेज VC2 सेकंड कैपेसिटर की। ठीक है, ये t इक्वल्स टू 0 पर ये वैल्यू 0 हो गई। देन द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कॉम्बिनेशन एट t इक्वल्स टू 0 प्लस विल बी हाउ मच। t 0 प्लस पर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन का वोल्टेज आउटपुट बताना है आपको। ध्यान से समझिएगा, ये सवाल जो है कैपेसिटर कॉम्बिनेशन का वोल्टेज पूछ रहा है आपको, किसी एक कैपेसिटर के अक्रॉस का नहीं पूछ रहा है। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करते हैं सवाल को। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये सर्किट को लेकर के चलते हैं सबसे पहले हम लोग अपने स्क्रीन पर। टेलीग्राम ग्रुप पर इसका एक पोल भी चल रहा था, कुछ बच्चों ने राइट आंसर भी किया था और कुछ बच्चों का आंसर रॉन्ग भी हुआ था इसमें, बट ठीक है, आपके प्रैक्टिस करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि सवाल पहले आपको भेज दिया रहा हूं और उसके बाद सेशन में वो सवाल आए तो मजा आए आपको भी पढ़ने में। और जिन बच्चों से बन गया वो चेक कर सकते हैं कि क्या कंसेप्ट से बन रहा है, कैसे बनेगा ये सवाल। ठीक है, और मेजरली इस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली एनालिसिस के पर्पज से लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। कौन से एग्जाम का क्वेश्चन है आखिरी में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसे सवाल जब आपको एग्जाम में पूछेगा, अप्रोच लाइन क्या रहेगा, कैसे सोचना है इस क्वेश्चन के बारे में आपको। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मजा आना चाहिए और कंसेप्ट वाइज आपको चीजें समझ आनी चाहिए, बस यही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के हिसाब से। यार आप 50 क्वेश्चन बना लो, लेकिन अगर प्रॉपर कंसेप्ट आप नहीं सीखे ना तो कोई फायदे का नहीं है वो। ठीक है, बेटर है आप 5 क्वेश्चन बनाओ, लेकिन शानदार कंसेप्ट, हर क्वेश्चन को 10 तरीकों से एनालाइज करने की पावर डेवलप कर लो आप। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए, सवाल में क्या क्या बोल रहा है पहले उसको लिख लेते हैं। एक अलग अलग मेथड से आपको बताने वाला हूं, तो पहले मेथड 1 लिख लेता हूं। ये सभी बच्चों के लिए जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, जिसको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्लिक ही नहीं किया कि कैसे बनाना है। चलो देखते हैं। मेथड 1 इजीएस्ट मेथड है। सवाल ये बोलता है कि एट t लेस देन 0 क्या क्या हो रहा है। S1 क्या है भाई, क्लोज्ड। ठीक है सर, व्हाट अबाउट S2? S2 जो है सर ये ओपन है। यही सिचुएशन थी ना, S1 क्लोज है सर और S2 ओपन है। ठीक है, सर्किट बना के दिखा सकते हैं, बिल्कुल बना देंगे। ये देखिए, चलिए देखते हैं। तो यहां से ये स्विच हमारा यहां से क्लोज्ड होगा, C1, और यहां पर वोल्टेज सोर्स है। चलो ठीक है, लेट्स से कि ये हमारा वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस 3 वोल्ट्स, स्विच हो गई यहां से क्लोज्ड, S1 स्विच। एक कैपेसिटर यहां लगा हुआ है C1 ऑफ 1 फैरेड या माइक्रो फैरेड है, फैरेड है, ओके। एंड स्विच S2 इज ओपन। तो इसके आगे की कहानी बोलने का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, यहां तक सीन है। अच्छा, मुझे आप बता सकते हैं क्या कि VC1 कितना होगा यहाँ पे, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो जाएगा यहाँ पे? पॉसिबल है ये चीज पता लगाना? वी कैन से आवर VC1 इज 3 वोल्ट्स। अब ऐसा क्यों बोले सर? एक तो पहली बात तो सीधा दिख रहा है, और दूसरा चीज ये कि कैपेसिटर जो है इस पूरे सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, तो कैपेसिटर कंप्लीट वोल्टेज से चार्ज होगा। जितना इनपुट सप्लाई आपने दिया उस पूरे वोल्टेज से वो चार्ज हो जाएगा, उतना पोटेंशियल अपने अक्रॉस डेवलप कर लेगा। करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, तो t ग्रेटर देन लेस देन 0 पर स्टेडी स्टेट कंडीशन आएगी और उस स्टेडी स्टेट कंडीशन पर मेरा कैपेसिटर पूरे 3 वोल्ट से चार्ज हो जाएगा। कौन सा कैपेसिटर? C1।
सो वैल्यू ऑफ VC1 विल बी व्हाट 3 वोल्ट्स। अच्छा इसी समय बोलिए VC2 कितना होगा। तो VC2 हम सबको पता है, जैसा क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि फॉर टाइम t लेस देन 0 S1 रिमेन्ड क्लोज एंड S2 ओपन। ठीक है। अच्छा इफ वोल्टेज VC2 अक्रॉस द कैपेसिटर 2 एट t इक्वल्स टू 0 इज 0, और यहां पर भी सीन क्या है, 0 पोटेंशियल, तो VC2 कितना है, 0 वोल्ट पे है सर। चलिए बढ़िया, सिचुएशन समझ गए ये वाला, दोनों का पोटेंशियल हमको मिल गया, डन। तो इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन में से एक कैपेसिटर जो है वो एनर्जाइज्ड है, दूसरा कैपेसिटर एनर्जाइज्ड नहीं है, नहीं है उसके अंदर कोई पोटेंशियल। अब आते हैं T0 प्लस पे, एट t ग्रेटर देन 0। इस समय क्या हो रहा है, इस समय ये हो रहा है कि नाउ S1 इज ओपन एंड S2 इज व्हाट क्लोज्ड। सर्किट बना सकते हैं, कोशिश करते हैं। S1 इज ओपन, स्विच 1 यहां से खुल गया, स्विच 2 क्लोज हो गया। इस बार स्विच 2 क्लोज हुआ, इसका मतलब कैपेसिटर नंबर 2 जो है वो तो एग्जिस्टेंस में आ गया। स्विच 2 क्लोज्ड, ये स्विच ओपन हो गया। देखिए कैसा बनेगा ये। तो यहां था हमारे पास 3 वोल्ट्स, लेकिन स्विच S1 जो है इट इज ओपन, ये है कैपेसिटर C1 ऑफ 1 फैरेड, ये स्विच हो गई क्लोज S2, और ये दूसरा कैपेसिटर है कितने का, 2 फैरेड्स का, दिस इज कैपेसिटर C2। ठीक, हमको पता है कि इस स्विचिंग के होने से पहले C1 कैपेसिटर ऑलरेडी 3 वोल्ट का एनर्जी जो है वो गेन कर चुका है, 3 वोल्ट्स का पोटेंशियल अपने अक्रॉस वो डेवलप करके रखा है। अब क्या होगा प्रैक्टिकली बताओ, ये डिस्चार्ज होगा और कैपेसिटर C2 चार्ज होगा। मुझको बोला है टोटल पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस के, इस कॉम्बिनेशन का ओवरऑल पोटेंशियल बताओ कि कितना होगा। ठीक है, तो फिलहाल इस इंसिडेंस की बात करते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं। ये कौन सा फिगर है, ट्रांजिएंट फिगर है। अब ट्रांजिएंट शुरू होगा यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर ट्रांजिएंट फिगर, ट्रांजिएंट सर्किट है। ठीक है भाई, तो हमको पता है सिंस VC1 इज 3 वोल्ट्स, ठीक, चार्ज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। हमको पता है कि Q इज इक्वल टू CV होता है, और वी कैन से कि V इज इक्वल टू Q बाई C, लेकिन V तो नहीं पता करना है ना, V तो नोन है ऑलरेडी, मुझे चार्ज के फॉर्म में डेटा चाहिए। तो आई कैन से Q इज इक्वल टू CV, C है 1 फैरेड और वोल्टेज है 3, दिस इज 3 कूलम। किसका चार्ज, Q1 चार्ज। कैपेसिटर C1 पे जो चार्ज है Q1 दैट इज हाउ मच, 3 कूलम का। अच्छा, हाउ अबाउट Q2, Q2 यानी चार्ज इन कैपेसिटर C2। अच्छा भाई, CV कर दो, C की वैल्यू है 2 फैरेड, वोल्टेज कितना है 0, क्यों, सिंस VC2 इज ऑलरेडी 0 यार, वोल्टेज अक्रॉस C2 तो 0 था ना, तो Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 कूलम की। अच्छा, कॉम्बिनेशन कैसा है भाई, टोटल वोल्टेज चाहिए मुझको तो यहाँ पे, इसका मतलब कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल में चार्जेस का क्या सीन रहता है, पैरेलल में चार्जेस ऐड होती हैं, सीरीज होती सेम चार्ज होता, बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़े थे। अच्छा, तो सिंस पैरेलल कॉम्बिनेशन, ध्यान से देखिएगा, सिंस पैरेलल वी कैन से Q टोटल इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 विच इज इक्वल टू 3 कूलम, 3 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 3 कूलम। टोटल चार्ज कितना हुआ, 3 कूलम का, कॉम्बिनेशन का ही बताना है ना, टोटल चार्ज कितना हुआ कॉम्बिनेशन का, 3 कूलम। अच्छा ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस कितना है दोनों का, C इक्विवेलेंट कितना है, पैरेलल में C1 प्लस C2 होता है सर। अच्छा, तो 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3 फैरेड। अच्छा, तो बताओ टोटल वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन, टोटल वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी हाउ मच, V इज इक्वल टू Q बाई C। अच्छा, तो कितना हुआ, 3 कूलम का टोटल चार्ज। ध्यान रखिएगा Q टोटल एंड C इक्विवेलेंट है यहाँ पे, क्योंकि मैं कॉम्बिनेशन का निकाल रहा हूं, यही पूछा है क्वेश्चन में, सिंगल का नहीं। 3 और C इक्विवेलेंट भी आया 3, दिस होल थिंग इज व्हाट इक्वल टू 1 वोल्ट। कंप्लीट हो गया मेरा सवाल, 1 वोल्ट आ रहा है इसका आंसर। V ऑफ C इक्विवेलेंट इज ऑफ 1 वोल्ट। क्या ये आंसर करेक्ट है, 200% करेक्ट है। तो आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया यहां पर। सर ये तो लगा ही नहीं कि ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है, ये तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के जैसे सॉल्व किया। भाई मैं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला टीचर हूं ना, मैं हर चीज को बेसिक इलेक्ट्रिकल के तरीके से ही बताना पसंद करता हूं आप लोग को, ठीक है। लेकिन
अब आपको ट्रांजिएंट के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, और हो सकता है कि कोई बच्चा जो वीडियो देख रहा होगा वो एजे के पर्पज से देखना चाह रहा होगा, है ना। ये तो चलो यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझ गए, बेसिक इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ गए। एक एजे की तैयारी करने वाला बच्चा इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा, उसका अप्रोच लाइन तो डेफिनेटली अलग होना चाहिए। चलिए मेथड 2 पे लाता हूं मैं आप लोग को, मेथड नंबर 2। अब सेकंड जो अप्रोच होगा, यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म का, सिंपल लैपलास ट्रांसफॉर्म का मैं यूज करवाऊंगा आपको, ठीक है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में हो क्या रहा है भाई। सवाल ये बोल रहा है मुझको, इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर अगर सपोज कर लो मैं ट्रांजिएंट मेथड से सॉल्व करूं, है ना। दूसरा मेथड आप बोलो सर ट्रांजिएंट से सॉल्व कराओ, अच्छा ठीक है। ट्रांजिएंट मेथड सॉल्व करने के लिए आप सबको पता है कि जो मेरी जो जनरल सोल्यूशन निकल के आएगी वो i इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एस टी या एस टी के फॉर्म में आएगी। अच्छा एस टी मतलब माइनस टी बाई टाउ के फॉर्म में आएगी। अच्छा सर, तो टाउ क्या है सर? यहाँ पे टाउ जो होता है दैट इज टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट के लिए मुझे चाहिए आरसी, है ना, आरसी सर्किट है। लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ है सर? रेजिस्टेंस तो जीरो है। रेजिस्टेंस जीरो है तो टाउ क्या आएगा? टाउ भी तो जीरो आएगा। तो क्या यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म कर सकता हूँ क्या मैं? ट्रांजिएंट इक्वेशन डायरेक्टली फॉर्म ही नहीं हो सकता सर। क्यों? मेथड 2 में मैं बोलूंगा कि ट्रांजिएंट इक्वेशन कैन नॉट बी फॉर्म्ड। क्यों भाई? क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं है। एस आर इज इक्वल टू जीरो, रेजिस्टेंस है ही नहीं। देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू आरसी का क्या करें हम लोग? टाउ तो निकल के ही नहीं आएगा यहां से, टाउ का कुछ पता ही नहीं चलेगा हमको यहाँ पे। तो टाउ की वैल्यू जीरो आएगी भाई। आर जीरो है ना, टाइम कांस्टेंट कितना होगा? जीरो। जीरो टाइम पे हो रहा है सारा कुछ। मतलब क्या हो रहा है पता है? एक्सपोनेंशियल डीके नहीं हो रहा है, एक्सपोनेंशियल चार्जिंग भी नहीं हो रहा है। जो हो रहा है एब्रप्ट हो रहा है यहाँ पे, यानी कैपेसिटर की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट चल रही है सारी चीजें। समझे क्या बोल रहा है सवाल? यहाँ जो भी कुछ हो रहा है कैपेसिटर की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट चल रहा है। हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है आरसी सर्किट के अंदर, एक्सपोनेंशियल डीके एंड एक्सपोनेंशियल राइज का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। यहाँ बोल रहा है कुछ भी एक्सपोनेंशियल नहीं हो रहा है, सब कुछ जो हो रहा है वो एब्रप्टली हो रहा है, सडनली एट अ इंस्टेंट। ग्राफ बना के भी आगे दिखाऊंगा, बट इस पॉइंट से इतना तो समझ गए ना, ये कहानी समझ में आ गया क्या बोल रहा है ये। तो अब हमको यहां से किस पे आना पड़ेगा? ट्रांसफॉर्म डोमेन पे आना पड़ेगा। सो नाउ ट्रांसफॉर्म डोमेन इसकी बात करते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में जरा देखते हैं चीजों को। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा मेरे पास, यहां पे वोल्टेज चाहिए ना हमको, V इक्विवेलेंट। ध्यान से देखते जाइएगा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा ट्रांसफॉर्म डोमेन के फॉर्म में। यहां पे 3 वोल्ट का पोटेंशियल है, दिस विल बी 1/s, दिस विल बी 1/2s। ठीक है, ठीक है भाई। ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एस डोमेन के फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी डोमेन के फॉर्म में ले आए इसको। नाउ ट्रांसफॉर्म डोमेन के हिसाब से मान लो VCS मुझे निकालना है, 3 वोल्ट है ना, 3 इसको भी लिख दो ना सही से, 3/s हो जाएगा। मुझे यहां पे चाहिए V इक्विवेलेंट या VCS। So we can say VCS is given as 3 into 1/2s upon 3/s into this value 1/2s divided by इन दोनों का सम 1/s plus 1/2s। देखते जाइएगा, बहुत सिंपल है ये। So ये बन जाएगा 3/2s स्क्वायर इंटू, यहां से कॉमन ले लेते हैं हम लोग, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा भाई? 2s आ जाएगा। तो 2 मल्टीपल ले लूंगा तो 2 + 1 3, तो ये आ जाएगा 2s डिवाइडेड बाई 3 आएगा ऐसा। 3 और 3 कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो गया, s और s स्क्वायर भी कैंसिल आउट हुआ। क्या बचा मेरे पास? 1/s। कितना बचा? 1/s। और 1/s का मैं इनवर्स लैप्लास कर देता हूं जरा सा, कितनी वैल्यू आएगी आप सभी को पता है, ठीक है। तो मतलब मेरे पास VCS की वैल्यू आ गई 1/s। नाउ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इस पे मैं इनवर्स अप्लाई कर दूं अगर, तो ये हो जाएगा VC1 T का L इनवर्स, ये आ जाएगा 1। दिस वैल्यू विल बी 1। कंप्लीट हो गया मेरा क्वेश्चन, यहीं पे आंसर आ गया।
तो ट्रांसफॉर्मेशन डोमेन से भी सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस बात इतनी है कि कंसेप्ट समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है यहाँ पे, एग्जैक्ट सिनेरियो है क्या। ट्रांसफॉर्मेशन के डोमेन से भी आपका सवाल बन जाएगा। डायरेक्टली ट्रांजिएंट इक्वेशन नहीं फॉर्म होगी, टाउ की वैल्यू 0 है यहाँ पे, चेंजेस अब्रप्ट हो रहे हैं, ठीक है, एब्रप्ट चेंजेस होंगे यहाँ पे। अच्छा मान लो इनवर्स लैप्लास मैंने निकाल लिया, ठीक है, और 1 वोल्ट का एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गया, 1 वोल्ट लिख लीजिए इसको, ठीक है। मान लो मुझको VCT एट 0+ बोलता तो क्या आंसर आता? 0+ पे भी 1 वोल्ट ही आता सर, कुछ चेंज नहीं होता। VCT एट 5 सेकेंड्स 1 वोल्ट ही आएगा। VCT एट इंफिनिटी भी बोलेगा ना तो भी इस क्वेश्चन का आंसर 1 वोल्ट ही आएगा। सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक। इन ऑल ऑफ दीज केसेस R तो है ही नहीं ना, और R है ही नहीं तो आपका एक्सप्रेशन 1 के अलावा कोई दूसरा मिलेगा ही नहीं आपको, सेम आएगा। चलो ये एक और मेथड हो गया, एक और बढ़िया सा मेथड बताता हूं AJE वाले बच्चों के लिए, एकदम शॉर्ट में मस्त तरीके से आपका क्वेश्चन एक ही बार में बन जाता है। मेथड नंबर 3, इस सवाल को समझने के लिए मैंने अभी जस्ट एक कंसेप्ट बताया, उसी कंसेप्ट को मेथड के फॉर्म में बताऊंगा। क्या कंसेप्ट बताया मैंने आपको? मैंने आपको ये बोला कि देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ना ये पहला वाला जो कैपेसिटर है, कौन सा कैपेसिटर C1, क्या हो रहा है ये इनिशियली 3 वोल्ट पर चार्ज था। अब यहां से ये डिस्चार्ज हो रहा है, और कैसे डिस्चार्ज हो रहा है? एब्रप्टली डिस्चार्ज हो रहा है। कैसे डिस्चार्ज हो रहा है? एब्रप्ट डिस्चार्जिंग हो रहा है, ठीक है भाई, बढ़िया, ठीक है। दूसरा कैपेसिटर C2 स्विचिंग से पहले वाली सिचुएशन पे कहां था? स्विचिंग से पहले वाली सिचुएशन पे सर इसमें कोई चार्ज नहीं था, ये 0 पर था। कहां था सर? 0, ध्यान में है ना हम सबको? तो ये 0 था और 0 पर से एब्रप्टली चार्ज हो रहा है, ठीक है। कोई तो ऐसा पॉइंट होगा ना जहां पे जाके दोनों मिलेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि ये पूरा डिस्चार्ज होकर 0 पहुंच जाएगा और ये पूरा चार्ज होकर 3 वोल्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। हम लोगों ने वाटर के टैंक का एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि अगर पानी की 2 टैंक्स हैं, ठीक है, टैंक A और टैंक B, और मैंने दोनों को ऐसे पाइप से कनेक्ट कर दिया, वॉल्व ओपन करता हूं, टैंक A पूरा भरा हुआ था और टैंक B पूरा खाली था। तो अब बताइए टैंक B या वाटर का फ्लो जो है A से B की तरफ कब रुकेगा? टैंक A के पूरे खाली हो जाने पे रुकेगा कि जब दोनों बराबर भर जाएंगे पानी से तब रुकेगा? बस यही तो हो रहा है यहाँ पर भी भाई, दोनों जब बराबर होंगे ना, जब वाटर का लेवल इन B बिकम्स इक्वल टू द वाटर लेवल इन टैंक A, पानी का फ्लो अपने आप रुक जाएगा। यहां भी वही हो रहा है, इस कंसेप्ट के अंदर, इस पोर्शन के अंदर भी यही चीज हो रहा है। तो ये पहला कैपेसिटर जो था मेरा VC1 या C1, यहां पे बोल दो आप C2, तो पहला कैपेसिटर 3 वोल्ट पे था पहले से ऑलरेडी और यहां से अब डिस्चार्ज हो रहा है। दूसरा कैपेसिटर 0 पे था और 0 से अब चार्ज हो रहा है। कहां मिलेंगे ये लोग दोनों? ये जो पॉइंट है ना, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये वो पॉइंट होगा जिस लेवल पे ये लोग मिलेंगे, ये डिस्चार्ज होते हुए और ये चार्ज होते हुए इस पॉइंट पर जाके स्टेबल हो जाएंगे, स्टेडी पे पहुंचेंगे। कौन सी लेवल है वो, इसको फाइंड कैसे करना है? इसी को तो बोल रहे हैं हम लोग मीटिंग पॉइंट वोल्टेज। मीटिंग पॉइंट वोल्टेज, इसी वोल्टेज की लेवल को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? देखो इसको फाइंड करेंगे V1C1 प्लस V2C2 अपॉन C1 प्लस C2। बहुत सिंपल है, देखिएगा डायरेक्टली एक ही स्टेप में आएगा। V1 कितना है? 3, C1 कितना है? 1, प्लस V2 कितना है? 0, C2 कितना है? 2, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, 1 प्लस 2, C2 कितना? 2 फैरेड। सॉल्व कर दीजिए इसको, ये वाला पोर्शन हो गया 0, 3 इंटू 1 दिस इज 3, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3, सॉल्व किया 1 वोल्ट, दिस इज माय आंसर। हो गया सवाल सॉल्व, कंप्लीट। इतना ही करना है बस, इतने में ही मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो हो क्या रहा है, टी, अगर मुझे टी इन्फिनिटी पूछता, देखिए अब इस ग्राफ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि टी इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, कुछ भी इन्फिनिटी तक भी बोलता ना, इस क्वेश्चन के लिए मेरा आंसर 1 वोल्ट ही होता। ये 1 वोल्ट पे आके मिल रहा है, और ये मैं चाहे कोई भी टी के लिए बोल दूं, ये देखिए मैं t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स बोलूं, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स बोलूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा आंसर 1 वोल्ट ही आएगा, यहां से 1 वोल्ट ही होगा। तो मैंने इसी वजह से बोला कि इस क्वेश्चन में कोई भी दूसरा टाइम इंस्टेंट भी अगर देता, मेरा आंसर 1 वोल्ट ही रहता। आंसर तब बदलता जब इस क्वेश्चन के अंदर रेजिस्टेंस आ जाता। रेजिस्टेंस क्या करता है? इसको सप्रेस करने की कोशिश करता। अब यही अगर सवाल विथ रेजिस्टेंस पूछता तो जानते हो क्या होता? इसी सेम क्वेश्चन में अगर रेजिस्टेंस का एग्जिस्टेंस बता देता ना, तो बस एक चीज का फर्क पड़ता ना। क्या फर्क पड़ता पता है? ये जो आपको डिस्चार्ज ऐसे दिखा है, अब्रप्ट डिस्चार्ज,
वो डिस्चार्ज आपको कुछ ऐसा दिखाई देता। और ये जो चार्जिंग आपको ऐसे एब्रप्ट चार्जिंग दिखाई दे रही है ना, ये चार्जिंग कुछ ऐसी दिखाई देती है आपको। तो इतने का फर्क पड़ जाता ड्यू टू रेजिस्टेंस। ये किसकी वजह से आया? दिस इज ड्यू टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता, टाउ की वैल्यू मिलती, टाउ की वैल्यू मिलती, आपको एक्सपोनेंशियल कंडीशन का चार्ज और डिस्चार्ज यहां पे दिखाई देता। तो 1 वोल्ट का आंसर इस सवाल में आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, आपको ये मिलेगा। और बहुत ही प्यारा सवाल था ये, बहुत ही अच्छा सवाल था। मुझे लगता था कि इसका कंसेप्ट आप लोगों को बताना जरूरी है, स्पेसिफिकली क्लास में डेडिकेटेडली, इसीलिए यही क्वेश्चन में लेकर के आया, सो दैट कि इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस क्योंकि एक्सपेक्टेड है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए कराना जरूरी था। एजे एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स के लिए भी ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने बोला था लास्ट में बताऊंगा कौन से एग्जाम का क्वेश्चन है। ये सवाल किसमें पूछा हुआ था? ये क्वेश्चन है गेट 2009 इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। गेट 2009 इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। तो ये मत सोचो, मैं पहले बता देता कि गेट का क्वेश्चन है तो आप लोग बोलते सर तो इतना बड़ा क्वेश्चन लेकर के आ गया, डिफिकल्ट क्वेश्चन। कोई डिफिकल्ट नहीं है, समझने वाली बात है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ के बहुत आसानी से समझ सकते हो। अब देखो ये सवाल बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक कंसेप्ट से बन रहा है, Q = CV से, तो इससे इजी और क्या हो सकता है। बस बात समझने वाली है कि हमको इस कंसेप्ट को समझते हुए पूरा चलना है, रटना नहीं है, क्वेश्चंस को याद नहीं कर लेना है। वैसे भी आपको पता है कि एसएससी वालों का अभी देख ही रहे हो हालचाल की कैसा चल रहा है। बेचारे टीचर्स, सारे बच्चे सब प्रोटेस्ट करने में लगे हुए हैं, सब लड़ रहे हैं इस चीज को। और मुझे लगता है कि एसएससी जेई के एग्जामिनेशन से पहले अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, हम लोग चीजों को समझ रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि कितना हो सके कि चीजें पॉजिटिव एंड गुड वे में ही अच्छी हो जाएं पहले ही। लेकिन हमको भी एकदम चौकन्ने रहना होगा, कान एकदम खुले रखना पड़ेगा, अलर्ट रहना होगा कि एसएससी कुछ भी इस तरीके की चीजें या अव्यवस्था जेई के स्टूडेंट्स तक ना करे। तो हमको हर तरीके से हर चीज के लिए रेडी होना पड़ेगा। तो हमको अपनी प्रिपरेशन भी ना, अब जैसे अब सुनने में आ रहा है और जैसा ये लोग बोल रहे हैं कि भाई एआई बेस्ड क्वेश्चन पेपर सेटिंग होगा, और मान के चल रहे हैं कि ये लोग गलतियां भी रखेंगे पेपर में बहुत सारी, जो कि ऑलरेडी होनी शुरू हो चुकी थी इनके पेपर्स में। तो उसके हिसाब से भी हमको रेडी रहना पड़ेगा। तो आप कैसे समझ पाओगे कि पेपर्स में गलती हो रही है, यानी कि क्वेश्चंस रॉन्ग है या चीजें गड़बड़ है? तब ना जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको क्वेश्चंस अच्छे वे में समझ में आएंगे। तो ऐसे सवालों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, बेस्ट वे में प्रैक्टिस करिए कि आप 1 सेकंड में आपको पता चल जाएगी ये सवाल ही गलत है सर, इसमें ज्यादा समय दूंगा तो मेरा सही बनता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाएगा। तो हमको अब तो उस चीज के लिए भी रेडी होना पड़ेगा मेंटली। चलिए इस बारे में और भी बात करेंगे, बट ये क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। और अगला क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप पे कल सुबह फिर से भेजूंगा, रेडी रहिएगा इस बार अपने सोल्यूशन के साथ। मस्त तरीके से इवनिंग में डिस्कस होगा आपका क्वेश्चन। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, स्टे कनेक्टेड।